लिम्फ। लिम्फ को हम हिंदी में लसिका भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं लिम्फ को? लसिका। और अगर सिर्फ लिम्फ की बात करें, क्या है ये लिम्फ? लिम्फ को हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, बाह्य कोशिका द्रव्य। मतलब क्या है सुनिए, तो दोबारा बता रहा हूं, अभी तो स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी सभी को। तो देखिए, लिम्फ को कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में चारों तरफ, मैंने कहा, सारे आर्टरीज और वेन्स में से थोड़ा थोड़ा रिस के बाहर आ जाता है कोशिकाओं के बीच में, और जो खुद भी निर्माण होता है वो सब मिला करके लिम्फ कहलाता है। और जो कोशिकाओं के बीच में जो लिम्फ मौजूद है पूरे शरीर में, वो घूमता है पूरे शरीर में, और घूमते घूमते दोबारा पतली पतली लिम्फ कैपिलरीज में से होते हुए फिर मोटे मोटे लिम्फ वेसल्स में वापस घूमते हुए वापस मेन सिस्टम में आ जाता है। समझ रहे हो आप? पूरे सिस्टम में ब्लड घूम रहा है, घूमते घूमते उसमें से थोड़ा थोड़ा सा ब्लड रिश्ता रहता है, रिश्ते रिश्ते, और खुद भी निर्माण होता है। वो जो लिम्फ रहता है, वो लिम्फ भी दोबारा से लिम्फ कैपिलरीज में से घूमता घूमता मेन लिम्फ वेसल में से घूमता हुआ वापस मेन सिस्टम में आ जाता है। ऐसे ही चलता है लिम्फ। तो अब सोचने वाली बात है कि जब खुद मेन ब्लड में से रिस के बाहर आया है ये लिम्फ, तो इसमें भी वही चीजें होंगी जो मेन ब्लड में है। WBC की कोशिकाएं भी होंगी, कुछ RBC की कोशिकाएं भी होंगी, कुछ प्लेटलेट्स भी होगा, प्रोटीन, वेस्ट पदार्थ वगैरह सब कुछ होगा। अब ये बाहर ये बाहर कर रहे हैं चौकीदारी, कोशिकाओं के बीच में घूम रहे हैं, कोशिकाओं के बीच में चौकीदारी कर रहे हैं। ये कुदरत का फॉल्ट नहीं है कि भैया कैसे आर्टरीज और वेन्स में से रिस के बाहर आ गया, ये ना, इस तरीके से बनाया गया है कि वहां से जो रिस के बाहर आता है तो कोशिकाओं के बीच में भी घूमता घूमता वो वहां भी काम करता है अपना डिटॉक्सिफिकेशन का, बीमारी से लड़ने का, रिपेयर करने का, अगर कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो गया तो उसको नष्ट कर देने का, ये सारा काम करता रहता है। समझे? लिम्फोसाइट्स मतलब लिम्फ की कोशिकाएं, लिम्फ की कोशिकाएं मतलब लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है येलो बोन मैरो में। लिम्फोसाइट्स का निर्माण येलो बोन मैरो में होता है। अब देखो, ध्यान रखना, इस येलो बोन मैरो में T और B दोनों लिम्फोसाइट्स का निर्माण हो रहा है। समझे? लेकिन B लिम्फोसाइट्स यहीं बोन मैरो में ही विकसित हो जाते हैं, यहीं बोन मैरो में विकसित हो जाते हैं और पूरे शरीर में पहुंचते हैं। लेकिन T लिम्फोसाइट्स का निर्माण तो यहीं होता है येलो बोन मैरो में, लेकिन ये यहां से निकल के जाता है और थाइमस ग्रंथि में पूरी तरह से विकसित होता है। कहां पर? थाइमस ग्रंथि में पूरी तरह से विकसित होता है। एक इंसान के जन्म के बाद से ही जैसे जैसे इंसान बढ़ने लगता है, धीरे 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 थाइमस ग्रंथि कम होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, छोटी होने लगती है। लगभग 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते थाइमस ग्रंथि सिकुड़ के खत्म हो जाती है। इसीलिए 60 की उम्र के बाद आपको आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि एडेप्टिव इम्यूनिटी में बहुत बड़ा योगदान होता है टी लिम्फोसाइट्स का। समझे? मैंने आपको बताया लिम्फोसाइट्स, स्पेशली टी लिम्फोसाइट्स। क्यों भैया? थाइमस ग्रंथि खत्म तो टी लिम्फोसाइट के अंदर जाके वो विकसित नहीं होंगी, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए 60 के बाद थोड़ा बढ़िया ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है ना? क्लियर है ये?
ठीक है, अब देखो काम क्या है लिम्फ का, लिम्फोसाइट्स का एक काम तो आप यूं ही समझ लीजिए कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना, ठीक है। और क्या है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में से, यानी कि पाचन तंत्र में से फैट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। फैट, देखो डायरेक्ट फैट तो सोखा नहीं जाता, फैट का रूप, फैट का पचा हुआ रूप क्या होता है, फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करने में, एब्जॉर्ब हिंदी में अवशोषित करने में मदद करता है। तो ये दो काम आपको समझ में आ गए। अब देखिए लिम्फ जो है, लिम्फ नोड्स से हड्डियों में और हड्डियों से लिम्फ नोड्स में WBC को पहुंचाता है। अब आप कहोगे सर लिम्फ नोड्स क्या है, दिखा देता हूं मैं। दिखाई दे रहा है ये डायग्राम आपको? ये आपके सामने यस सर। पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, ये पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम आपके सामने है। एडिनॉइड्स, टॉन्सिल, ये सभी यहीं गले के पास। ये रहा थाइमस ग्रंथि, ठीक है। लिम्फोइड टिश्यू हमारे फेफड़ों के अंदर भी मौजूद हैं, हड्डियों में, हमारी आंत में, और हमारी आंत में यानी कि इंटेस्टाइन में जो होता है उसको हम पेयर्स पैच कहते हैं। क्या कहते हैं? पेयर्स पैच, ये याद रखने वाली बात है, पेयर्स पैच। ये सभी लिम्फ नोड्स हैं। अभी मैंने एक शब्द बताया आपको कि लिम्फ का काम क्या है, लिम्फ नोड से हड्डियों में और हड्डियों से लिम्फ नोड्स तक में WBC पहुंचाता रहता है, समझे? WBC लाने ले जाने का काम। ये लिम्फ क्या है? फ्लूइड है, तरल पदार्थ, इसके अंदर सारे ब्लड वगैरह सब कुछ मिल करके ही तो लिम्फ बना है, ये WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह सब मिलके। तो मुख्य रोल है इन लिम्फ नोड्स का, और ये मुख्य लिम्फ नोड्स आपके पास दिखाई दे रहे हैं। एडिनॉइड्स, टॉन्सिल, ये थाइमस ग्रंथि, कुछ फेफड़ों में भी होते हैं, वही लिखा हुआ है एक्सिलरी लिम्फ नोड, इसको ना भी ध्यान दो तो भी चलेगा। स्प्लीन में होता है, प्लीहा के अंदर, ठीक है ना। और ये इंग्वल, ये एक्सिलरी, ये इंग्वल, आप ना भी इसको फोकस करो तो भी काम चलेगा, जो मैं लाइन बना रहा हूं, इन दोनों को ना भी फोकस करो तो भी काम चलेगा। पर ये सभी आपको पता होने चाहिए कहां कहां है। पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है आपके सामने, पूरा का पूरा लिम्फ तंत्र कि कहां कहां ये निर्माण होता है, कहां कहां इनका मेन सेंटर है। बोन मैरो में तो निर्माण होता ही है, उसके बाद ये इनके मेन सेंटर हैं जहां पर ये जा करके रुकते हैं और वहां से निगरानी रखते हैं पूरे शरीर में। एडिनॉइड्स, टॉन्सिल, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पेयर्स पैच, थाइमस ग्रंथि, और थोड़ा फेफड़ों के अंदर, और स्प्लीन यानी कि प्लीहा के अंदर। ठीक है ना। ये अपेंडिक्स मत देख लेना, कभी ये कह दो कि अपेंडिक्स ना, काट दिया मैंने इसीलिए, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम आपके सामने है। इस लिम्फेटिक सिस्टम की मदद से ये एक दिमाग में मास्टर ग्रंथि, वो तो जब ग्रंथियों का सिस्टम पढ़ाना शुरू करेंगे तब देखेंगे, अभी तो हौच पौच हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम थैंक आपके यू। सामने है। अच्छा, अभी कैसे लिम्फ बहता है पूरे शरीर में वो देख लीजिए। ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। यस सर। हो सकता है छोटा नजर आ रहा हो, पर कोई बात नहीं, मेरी उंगलियों पे ध्यान दो। ये देखिए, ये कैपिलरीज हैं आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कैपिलरीज हैं,
है ना। मैंने आपको क्या कहा, जहां पर आर्टरी और वेन जहां पर आर्टरी और वेन एक दूसरे को जोड़ने का काम करे, वो कैपिलरीज समझ जाओ, ऑटोमेटिक आप समझ जाओ। अब देखो यहीं कैसे कैपिलरीज से रिस रिस के बाहर लिम्फ कोशिकाएं पूरे शरीर में मौजूद हैं। देख रहे हो टिश्यू फ्लूइड कैसे बाहर निकल रहा है, फेफड़ों के पास भी, हर जगह शरीर में। अब वहां से पतली पतली लिम्फ कैपिलरीज मैंने कहा ना, महीन महीन पतली पतली लिम्फ वेसल्स में घुस जाती हैं, वहां से मतलब ये लिम्फ, और फिर वहां से ट्रेवल करके पूरे मेन सिस्टम में वापस आ जाता है। तो देखो लिम्फ कैपिलरीज ये उसे उठाती हैं और वहां से उठा के लिम्फ नोड्स तक ले जाती हैं। अभी पीछे मैंने आपको लिम्फ नोड दिखाए पूरे शरीर में कहाँ कहाँ हैं, जहाँ जहाँ सेंटर है, जहाँ ये रुकते हैं, जहाँ से निगरानी करते हैं। फिर वहां से लिम्फ वेसल्स में से ट्रांसफर होते हैं और ट्रांसफर होके मेन बॉडी सिस्टम में पहुंच जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, तेरी की पता नहीं कहाँ चला गया, कोई बात नहीं। डायग्राम से दिखाना चाह रहा हूं पर वो डायग्राम मिसिंग हो गया शायद मेरे पास से, आप यहीं से देख लीजिए, कोई बात नहीं। यहां पर डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा, छोड़ो। सब क्लेवियन वेन होता है, सब क्लेवियन वेन कंधे के पास, इस जगह, उस सब क्लेवियन वेन में चारों तरफ से लिम्फ घूम घाम के बह के फ्लो होके दोबारा मेन सिस्टम में एंटर करता है। सब क्लेवियन वेन, पता नहीं वो डायग्राम मेरे से मिस हो गया, पर अभी नेट पे इतना ढूंढने का टाइम नहीं है। समझे, याद रखेंगे आप, मैं लिख देता हूं, सब क्लेवियन वेन, इसके अंदर इस वेन में चारों तरफ से लिम्फ जो है, लिम्फ वेसल्स चारों तरफ से लिम्फ को इकट्ठा करके और सब क्लेवियन वेन में डाल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में थाइमस का काम क्या है, यहां पर टी लिम्फोसाइट आके विकसित होती है, ठीक है। फिर स्प्लीन का काम क्या है? स्प्लीन का काम है ब्लड को फिल्टर करना। स्प्लीन का काम है ब्लड को फिल्टर करना, सारा का सारा ब्लड यहां से घूम घाम के इसमें पहुंचता है। लिम्फ सिस्टम में तो इसका काम है ही, पर वैसे भी आपको जान लेना जरूरी है, स्प्लीन का काम है ब्लड को फिल्टर करना। अब फिल्टर मतलब, अब फिल्टर के कई मायने हो सकते हैं। आप कहोगे सर ब्लड तो किडनी में भी फिल्टर हो रहा है, फिर ये क्या नया तोप मार रहा है। इसका काम है छटनी, आरबीसी की छटनी करता है ये, डेड आरबीसी को छांट के हटाता है ये। स्प्लीन का काम है डेड आरबीसी को छांट के हटाना, इसीलिए कई जगहों पे क्वेश्चन में स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान भी कहा जाता है।
स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है इसीलिए। पर जो जानने वाली बात है वो ये कि स्प्लीन मरे हुए आरबीसी की छटनी करके आगे भेज देता है और कुछ नहीं करता। मरे हुए आरबीसी की छटनी करके आगे भेज देता है और जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बचे हैं काम के, उनको स्टोर कर लेता है। समझे? इसके साथ साथ अगर कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस मौजूद है, उसकी भी छटनी करके हटा देता है। जब ये आरबीसी की छटनी कर देता है और वहां से आगे भेज देता है, तो फिर वो आरबीसी जाके लीवर में पहुंचता है और वहां लीवर उसे तोड़ता है। मैंने आपको क्या बताया था कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ये पता ही है आपको। और हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन माने प्रोटीन। तो आरबीसी जब टूटता है लीवर में, तो फिर उसको तोड़ के उससे रंग बनाया जाता है, पिगमेंट बनाया जाता है, जो कि हमारे यूरिन और फीसिस यानी कि मल मूत्र का रंग होता है। वो रंग कहां से आता है? आरबीसी के टूटने से। और आरबीसी को तोड़ता कौन है? लीवर। पर छटनी कौन करता है कि हाँ भाई ये डेड हो गए हैं, अब इनको तोड़ डालो? वो छटनी करता है स्प्लीन, इसलिए स्प्लीन को लीवर का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। स्प्लीन रिवर्स सप्लाई भी देता है, रिवर्स सप्लाई ऑफ ब्लड। बहुत बड़ी बात है ये रिवर्स सप्लाई। आप मान के चलो कभी कुछ ऐसा हो जाए, आप पानी में कहीं डूब रहे हो और बिल्कुल खत्म हो गई सांस, अब नहीं आ रहा, उसके बाद भी कुछ समय तक, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ समय तक स्प्लीन एक्टिवेट होता है और बॉडी के अंदर रिवर्स ब्लड सप्लाई पहुंचाता है। वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, और वो ब्लड सप्लाई जब पहुंचता है पूरे शरीर में, तो कुछ समय के लिए शरीर के सिस्टम को जिंदा रखने में मदद करता है। साउथ अफ्रीका में ऐसा इलाका भी है जहां पर जहां लोग रहते हैं, रहने के आसपास चारों तरफ समंदर का इलाका है, किनारे वाला। अब उस इलाके के पास लोगों को कोई रोजगार नहीं है, पेट भरने का एक ही उपाय रहता है, मछली मारना। वो हजारों सालों से ये काम करते आ रहे हैं और इतने माहिर हो गए हैं कि एक एक बार की डुबकी उनकी कई कई मिनट की होती है। कुछ जो बेहतरीन एक्सपीरियंस होते हैं वो 8-8 मिनट तक की डुबकी लगा लेते हैं। शोध में पता करागा भाई ये कैसे हो सकता है। पता चलता है कि पूरे दिन में मछली मारने के चक्कर में उनका पूरे दिन 8 से 10 घंटे डुबकी मारने में बीतता है, 24 घंटों में से। कैसे? तो पता चला कि उनका स्प्लीन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के मुकाबले 2 से 2.5 गुना बड़ा हो गया है हजारों सालों के एडेप्टेशन प्रोसेस में। क्योंकि पिछले हजारों सालों से वहाँ के लोग वही काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे शरीर पे लोड पड़ता है, दबाव पड़ता है, और शरीर उस प्रक्रिया को अपनाता गया, एडेप्ट होता गया, और उनका स्प्लीन नॉर्मल इंसान से ज़्यादा बड़ा हो गया। ये हजारों सालों की प्रक्रिया है। तो जब वो डुबकी लगाते हैं, तो जब उनका सांस वाला सिस्टम काम करना बंद हो जाता है, तो स्प्लीन रिवर्स सप्लाई पहुंचाता है और वो ज़्यादा देर तक पानी के अंदर डुबकी लगा पाते हैं। स्प्लीन रिवर्स सप्लाई ऑफ ब्लड भी देता है आवश्यकता पड़ने पर। तो ये आपको पता चल गया। अच्छा, थाइमस हो गया, स्प्लीन हो गया। टॉन्सिल पता ही है आपको, कई लोगों को हुआ होगा टॉन्सिल। यहाँ पर बड़ा ज़्यादा हो जाता है या सूज जाता है तो आप लोगों को तकलीफ होती है। इसमें भी बहुत सारी लिम्फ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका काम है लिम्फ कोशिकाओं का निर्माण या फिर एक स्टोरेज साइट, ताकि वो आगे वहाँ से आगे ठहराव का साइट एक तरीके का। बाकी एडिनॉइड भी बता ही दिया मैंने आपको, एडिनॉइड भी गले में ही होता है। इसका भी काम क्या है? एडिनॉइड का भी काम क्या है? वही एक तरीके का लिम्फेटिक सिस्टम का एक ठहराव वाला जगह है जहाँ पर ये रुकते हैं और आगे की विजिट के लिए तैयार रहते हैं। अब देखो, लिम्फ, जो एक खास बात याद रखनी है, एक शब्द आता है CHYLE, चाइल। क्या होता है? हमारे पाचन तंत्र, मैंने अभी आपको बताया, जाने किसी को याद है कि नहीं। ये देखो, ये घेरा कर रहा हूं,
एक काम लिम्फ का क्या था? पाचन तंत्र के अंदर फैट को एब्जॉर्ब करना, सोखना। तो पाचन तंत्र के अंदर जो पाई जाती हैं लिम्फ कोशिकाएं, वो एक स्पेशल नाम उनका होता है, वो है चाइल। समझे? दूधिया सफेद रंग का होता है ये, और इनमें फैट की कंटेंट ज्यादा होती है, क्योंकि फैट को एब्जॉर्ब करने का ही काम ये कर रहे हैं। ठीक है ना? बाकी मैंने आपको लिम्फ का सर्कुलेशन बता ही दिया, कैसे पूरे शरीर से घूम घाम के लिम्फ हमारे शरीर में पहुंचता है। अच्छा, और छोटी छोटी क्या बातें रह जाती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में? ना मिटाऊं, आगे कर देता हूं। चल भैया ऊपर जा। एक शब्द आता है, मिडिल मैन ऑफ बॉडी। देखो, लिम्फ कोशिकाओं को मिडिल मैन ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। मिडिल मैन, बिचौलिया एक तरीके का। मेन काम पूरे ब्लड का है, शरीर से इन्फेक्शन को मारना, ऑक्सीजन लाना ले जाना, जो भी काम है, वेस्ट पदार्थ को ढोना, उपयोगी पदार्थ को ढोना, ये लिम्फ ब्लड का काम है मेन। और वही काम बिचौलिए की तरह लिम्फ भी करता है, इसीलिए मिडिल मैन ऑफ बॉडी कहा जाता है। मेन सिस्टम में और कोशिकाओं के बीच में ये तैर रहा है, वहां से घूम के वापस मेन सिस्टम में आ जाता है। बताओ अभी सर, बताओ जरा कौन सी जगह है ये मेन सिस्टम में मिलता है? जल्दी बताओ सर। लिम्फ कौन सी जगह हमारे शरीर में, कौन सी जगह मेन सिस्टम में आके मिलता है? बोलो सर। और कोई बोलो जल्दी, अभी बताया। क्लेविकल, सब क्लेविकल वेन। सब क्लेवियन वेन। सब क्लेविकल वेन, ठीक है ना? तो अगर मोटे मोटे तौर पर आपको कहा जाए तो लिम्फ का काम क्या है? मेरे साथ साथ बोल लो एक बार, लिम्फ का काम क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भी उपयोगी पदार्थ है उनको ढोना, वेस्ट पदार्थ को ढोना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ढोना, क्योंकि इसके अंदर भी ब्लड के कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ठीक है ना? बीमारी से लड़ना बचाना, हार्मोन्स को ढोना, हर वो काम करना जो कि ब्लड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड ही तो रिस रिस के पहुंच रहा है, और बाकी कुछ नए कोशिकाओं का भी निर्माण हो रहा है। समझे? पुरकिंजी फाइबर्स के बारे में आपको बता ही चुका हूं मैं। एक शब्द समझा देता हूं आपको। यस सर। कार्डियक हाइपरट्रॉफी, यानी कि हिंदी में अगर इसको बोलूं मैं तो मैं लिखूंगा हृदय की मांसपेशियों का आकार बड़ा होना। देखो, कार्डियक हाइपरट्रॉफी कैसी कैसी होती है ये समझ लो। मतलब हृदय की मांसपेशी किस तरीके से बढ़ सकती है भाई? सेप्टम बढ़ सकता है, चैम्बर बढ़ सकता है। अब मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इतना बेवकूफ बचा होगा जिसको सेप्टम नहीं पता, चैम्बर नहीं पता। अब जिसने क्लास अटेंड नहीं करी उसका माई बाप तो भगवान है, सबका ही है। खैर, पर मैं देखो कैसी कैसी हाइपरट्रॉफी होती है। फिजियोलॉजिकल मतलब व्यायाम के कारण। और कैसी होती है? पैथोलॉजिकल मतलब बीमारी के कारण। दो तरीके की हो सकती है। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी दो कंडीशन में हो जाती है। इमेज से दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसका माइक मान जाओ। विवेक सर, आपका माइक ऑन है। देखिए, आपको समझ में आया, ये आपके सामने कार्डियक हाइपरट्रॉफी है। ये है
नॉर्मल हार्ट। क्या है ये? अच्छा, हैंग मत हो भैया। नॉर्मल हार्ट सर। हाँ रुक जाओ, चलने से मना कर रहा है। अरे माउस कैसे चलने लगा ये है नॉर्मल हार्ट। आपके सामने हाँ। दिखाई दे रहा है, देखो ये रहा इसका सेप्टम, ये रहा इसका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहा राइट वेंट्रिकल, और ऊपर के चैम्बर्स एट्रियम वगैरह। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी दो कारणों से होती है। लंबी अवधि तक एक्सरसाइज करने से, किस किस से? लंबी अवधि तक एक्सरसाइज करने से, मतलब 2 साल 5 साल 10 साल 25 साल तक ट्रेनिंग चल रही है। जब लगातार 5-10 साल की ट्रेनिंग में रहोगे तो आपके हृदय का आकार बढ़ जाएगा, दैट इज कार्डियक हाइपरट्रॉफी। और एक प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी को भी हम फिजियोलॉजिकल में ही काउंट करते हैं, प्रेगनेंसी के समय भी हृदय का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड पंप करने की ज़रूरत है, ज़्यादा दैहिक चुनौतियों को सहने की ज़रूरत होती है, इसलिए ऑटोमेटिक साइज बढ़ जाता है। कुदरत का करिश्मा। अब जब हार्ट का साइज बढ़ा तो देखो पूरा हृदय का साइज बढ़ा, सेप्टम थोड़ा सा बढ़ा तो वेंट्रिकल का साइज भी बढ़ा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, इनका वेंट्रिकल का साइज भी बढ़ा, मतलब सेप्टम भी बड़ा हुआ और चैम्बर्स भी बड़े हुए। अब देखो पहले ऐसे था, अभी ऐसा हो गया, तो सेप्टम भी बड़ा हुआ और चैम्बर्स भी बड़े हुए, ज्यादा खून आएगा, ज्यादा ही खून प्रेशर होके बाहर जाएगा, ठीक है ना। इस पे ध्यान मत देना अगर ना खोपड़ी में घुसे तो, क्योंकि अभी मायोसाइट माइटोसाइट अभी नहीं पढ़ा आपने। अच्छा, जब ये पैथोलॉजिकल होता है, बीमारी से होता है, तब देखो क्या हुआ, देखो चैम्बर्स के साइज छोटे रह गए और सेप्टम का साइज बड़ा हो गया। मतलब हृदय पहले से तो बड़ा हुआ है, हृदय पहले से तो बड़ा हुआ है, लेकिन अब के सेप्टम का साइज बड़ा हो गया, चैम्बर्स छोटे ही रह गए। अब इस कंडीशन में क्या होगा, छोटे चैम्बर में कम खून आएगा, कम ही खून बाहर जाएगा, तो व्यक्ति को दिक्कत होगी, समझे। तो कार्डियक हाइपरट्रॉफी में जो पैथोलॉजिकल होता है, यानी कि रोग के कारण जो हो रहा है, वो किस किस के कारण हो रहा है? हाइपरटेंशन यानी कि बीपी के कारण, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन यानी कि हृदय के मांसपेशियों में कोई खराबी हो जाए उसके कारण, या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर, मतलब एंडोक्राइन ग्रंथि के डिसऑर्डर के कारण, खराबी के कारण, हार्मोन्स की खराबी के कारण, सीधे सीधे समझ लो, समझे। हृदय में कोई सा भी फॉल्ट हो, कोई सी भी खराबी हो, जिसके कारण हृदय का हाइपरट्रॉफी हो, सेप्टम का आकार बड़ा हो जाए, चैम्बर का आकार छोटा हो जाए, दैट इज नुकसानदेह, दैट इज नुकसानदेह, ठीक है ना। तो आपको कार्डियक हाइपरट्रॉफी भी क्लियर हो गई। कितने कितने तरीके की होती है? फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। दो तरीके की। मतलब बोलो जल्दी, फिजियोलॉजिकल मतलब बोलो। एक्सरसाइज और प्रेगनेंसी के कारण होती है। करने के कारण और प्रेगनेंसी के कारण। और पैथोलॉजिकल मतलब बीमारी के कारण। सीधा सीधा समझ जाओ कि जिस व्यक्ति बीमारी के को कारण। रोग है उसको कार्डियक हाइपरट्रॉफी है और उसके सेप्टम वगैरह का साइज बड़ा हो गया है। लेकिन अच्छा, ये मत सोचना कभी, मैं एक बार भुगत चुका हूं इस गलती को। सिगरेट पीने वाले स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने वाले का तो कांटेक्ट फेफड़ों से है भाई। हुक्का पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, उनका कांटेक्ट तो फेफड़ों से है, पर फेफड़े से दिल का क्या लेना, ऐसा मत सोचना। फेफड़ों से भी दिल का लेना है। स्मोकिंग करने वालों को भी कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो जाता है, पैथोलॉजिकल वाला, उनको भी दिल की बीमारी हो सकती है स्मोकिंग के कारण। ये रिसर्च कहता है कि स्मोकर्स में दिल की संबंधित बीमारी होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। उनको एंजीना की संभावना, एंजीना, अब मैं एंजीना ही बोलूंगा, एंजीना की संभावना, या इस्चीमिया कह सकते हो, इस्चीमिया की संभावना। पता है ना, कल ही बताया एंजीना और इस्चीमिया, रक्त का प्रवाह कम होना जिसके कारण ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम हो जाना। तो स्मोकर्स को भी हार्ट अटैक या कार्डियक फेलर की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि उनका पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होता है। इज दैट क्लियर? सर बोलो भाई।
यस यस सर। चलिए साहब, सर और पढ़ते हैं तो मजा आ रहा है। यस सर बहुत ज्यादा भाई एक दो कोई मजा आ रहा है। यस सर। यस सर आ रहा है। मजे लेने के लिए पढ़ो, मतलब अरे मुझे मजे लेने के लिए पढ़ो। सच में ऐसे पढ़ो जो याद हो जाए अगले दिन। जो भी आपने पढ़ा है ना, जो याद किया है, वो जबरदस्ती किसी को पकड़ के बताओ, उस पर थोपो, बैठ ये पढ़ा है। उसके लिए आपको पढ़े लिखों का सर्कुलेशन चाहिए, आपस में दो चार दोस्तों का सर्कुलेशन, जो इसी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, पढ़ लिख रहा हो इन मामलों को, और उस पर थोपो, उसको महसूस कराओ, यार तुझे याद नहीं है, देख मुझे याद है। उस चक्कर में खुद तो याद करोगे। एक बार किसी की बेइज्जती महसूस करा दोगे ना, दो एक बार, तो अगली बार से वो भी पढ़ के आएगा, क्योंकि वो भी इसी चीज़ की तैयारी कर रहा, पढ़ रहा है। फिर वो आपको बेइज्जती महसूस कराने की कोशिश करेगा। दोनों इस चक्कर में आर या पार की लड़ाई खेलोगे और बढ़िया याद होगा। मजे के लिए लो, खेलने के लिए पढ़ो इसे, तब देखो कैसे सब याद रहता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमारी आर्टरीज में मौजूद रक्त का दाब। जो हमारी आर्टरीज में जो रक्त का दाब होता है वो ब्लड प्रेशर में काउंट होता है। जब हृदय धड़कता है, यानी कि एक हार्ट की बीट होती है, तो याद आ गया मुझे इतना सस्ता क्वेश्चन भी है, लब डब की साउंड आती है। ऐसा भी पूछ देखा है मैंने यूपी टीजीटी में, स्टैंडर्ड घटिया है, थर्ड ग्रेड है, क्या आवाज आती है? लब डब की आवाज आती है। लो, ये ऐसे क्वेश्चन भी देखें। जब हार्ट बीट होता है तो हृदय के सिकुड़ने को हम कहते हैं डायस्टोल। और नो सर सॉरी सिस्टोल। हाँ, और फैलने को कहते हैं, वो मैं दिमाग में इमेजिन कर रहा था, सिकुड़ना, फैलने को कहते हैं डायस्टोल। तो जब सिस्टोल होता है, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, तब हाई प्रेशर बिल्ड होता है, और इसी हाई प्रेशर को हम एज अ बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर नापते हैं। ठीक है ना, इसी को हम एज अ हाई प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर नापते हैं। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर नापते हैं तो जब दबाव होता है तो 120, और जब फैलता है तो 80 रहता है नॉर्मल। mmHg यानी कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी, Hg माने मरकरी, समझे? हाई प्रेशर 120, लो प्रेशर 80, दोनों ही ठीक रहना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी गड़बड़ तो भी समस्या की जड़। अरे तो जुमला बन गया, दोनों में से कोई एक भी गड़बड़ तो भी समस्या की जड़। तो ये हम मान के चलते हैं ±10 चलता है, याद रखना। 120 का मतलब है कि +10 और -10 ठीक है, आपका चलेगा। 130 भी चलेगा, 110 भी चलेगा। ऐसे ही 80 में +10 -10 चलता है, यानी कि 90 तक भी चलेगा और 70 तक भी चलेगा। उससे नीचे ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ, 140 चला गया, इधर कम चला गया, समझ लो कि खतरे की घंटी बज रही है। यू आर इन डेंजर सिचुएशन। आपको अपने हृदय की सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, पर ये मत करना कि वो ऐड देख के सफोला गोल्ड और ये सब के ब्राउन ऑयल वगैरह वगैरह की हार्ट फ्रेंडली, कोलेस्ट्रॉल फ्रेंडली सरसों तेल खाने लगे। सर उसने खा के तो सोनम गांगुली हॉस्पिटल चला गया। बीपी नापने के यंत्र को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर। मैंने बताया आपको कि जब हृदय धड़कता है तो सिस्टोल और डायस्टोल होता है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा? कोई छोड़ो मुझे, या तो विवेक सर बताएंगे या नागेंद्र सर बताएंगे कि हृदय के धड़कने के लिए यानी कि सिस्टोल डायस्टोल कराने के लिए जो करंट पैदा होता है वो कौन पैदा करता है? जल्दी बोलो। ऐसे एवी मोड, थोड़ा सा सही एवी करो। नोड्स,
ऐसे नोड और एवी नोड सर। ऐसे नोड, ऐसे नोड पर एवी नोड उसमें डिले पैदा करता है। डिले मतलब थोड़ा सा विलंब पैदा करके आगे भेजता है। चलो अभी देखो स्ट्रोक वॉल्यूम यहीं के यहीं जान लो, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम जानेंगे दोबारा से, पर यहां जान लो स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक धड़कन में निकलने वाला रक्त। अब कहीं कहीं इसमें भी अगर बढ़िया लेवल का पेपर बनेगा इसमें भी आपको घुमाया जा सकता है। कैसे? एक धड़कन में निकलने वाला रक्त कहां, कौन से चैम्बर से? तो एक धड़कन में लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि ये जो हृदय का ये चैम्बर है ना, ये वाला चैम्बर, इस चैम्बर से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला रक्त। और ये आमतौर पर 70 ml यानी कि 70 मिलीलीटर होता है नॉर्मली, ठीक है ना। ये एक स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं। यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू EdV माइनस ESV। यानी कि E मतलब एंड, D मतलब डायस्टोलिक, V मतलब वॉल्यूम, और ऐसे ही E मतलब एंड, S मतलब सिस्टोलिक और V मतलब वॉल्यूम। समझ रहे हो? मतलब फैलने पर जो आया माइनस सिकुड़ने पर जो निकला, समझे? दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक। देखो नहीं समझे? देखो माइनस करके जो मतलब माइनस करने के बाद जो आता है वो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो फैला हृदय, तो फैलते ही इसके अंदर 100 ml आ गया और सिकुड़ने के बाद इसके अंदर 30 ml बचा है, तो कितना ml बाहर निकल गया? 70 ml बाहर निकल गया। वही है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। समझे? बहुत आसान है। आया कितना और अब बचा कितना है, समझे? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब है आया कितना, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब है अब बचा कितना। मैं हिंदी में लिख देता हूं, आया कितना और अब बचा कितना। वो घटा दोगे आपका निकल जाएगा कि बाहर कितना निकला, बराबर बाहर कितना निकला, और वही है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि 70 ml के आसपास। ठीक है? अगर आयोग बढ़िया पेपर बना दे तो एक सवाल और फंसा सकती है, दैट इज EV मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब कितना प्रतिशत 60% रक्त बाहर फेंक रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन। समझे? तो ये कैसे निकालते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बटे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100, मतलब कितना बाहर फेंक दिया बटे कितना आया था गुना 100। हिंदी में लिख देता हूं, कितना बाहर निकला बटे कितना आया गुना 100। अब स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है एक व्यक्ति का? 70, और आया कितना था? मान लो 100 आया था या 200 आया था, जो भी आया था मान लो, पर वैसे आता 120 के आसपास है। 120 ml अंदर आता है नॉर्मली, मान के चलते हैं। चलो हम 70 ml बाहर निकला, 120 अंदर आया था, गुना 100, तो ये आ जाएगा 700 बटे 12 और 12 छिंग 72, लगभग 58%, यानी कि 60% ओवरऑल अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो लगभग 60% के आसपास रक्त बाहर फेंकता है हृदय, और बाकी रह जाता है अंदर ही। हुआ क्या? इमेजिन करना पड़ेगा भाई, इमेजिन करना पड़ेगा कितना हृदय में आया और कितना बाहर फेंक दिया, कितना बच गया। इन तीनों बातों को इमेजिन करना पड़ेगा, बैठ के तसल्ली से इमेजिन करना। अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद तभी बात बनेगी। एक शब्द और बचता है, कार्डियक आउटपुट। इसका मतलब होता है 1 मिनट में
कितना रक्त हृदय से बाहर निकला पंप हुआ। 1 मिनट में, याद रखना। तो पहले एक झटके में गुना 60 सेकंड, मतलब एक झटका हम 1 सेकंड मान के चलते हैं ना, तो हम 60 सेकंड को ना लिख के ऐसे समझें कि एक झटके में गुना 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़का। 5 लीटर। हाँ, लगभग नहीं, 5 से ज्यादा, यहाँ 5 से 6 के बीच में आता है। एक झटके में कितना हुआ? 70 ml। और मैंने क्या कहा, 1 मिनट में कितना धड़कता है? 70 से 72 बार, तो 70 ही मान लो चलो। तो 70 70 4900, लगभग 5 लीटर के आसपास 1 मिनट में हमारा हृदय खून को पंप कर देता है। ये दोबारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ाऊंगा तब भी समझाऊंगा, या एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब भी समझाऊंगा, पर एक बार अभी समझ लोगे, फिर वहां समझ लोगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझे क्या? कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में कितना हृदय ने पंप। यस सर। 1 मिनट का निकालने के लिए एक झटके में कितना हुआ इंटू 1 मिनट में कितनी बार वो झटका हो रहा है। आसान है, इमेजिन करो। खेलने के लिए पता है, मैं हमेशा यही सोचता था, जब ज्यादातर चीजें तो मुझे अपने 8वीं 9वीं 10वीं तक की ही याद हैं, 11वीं 12वीं तो ठहरा अंग खाली में निकल गई। भाई साहब, दिमाग में ये रखो कि ऐसे पढ़ूं कि सामने वाले को घुमा सकूं, जब मैं पूछूं या जब वो मुझको घुमा के पूछे तो जवाब दिया जाए, अपने आप ही याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है ना? चलिए, इतना काफी है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। और जो थोड़ी बहुत एक दो लाइन की बातें होंगी कि बच्चे का हृदय दर कितना होना चाहिए और पल्स रेट, पल्स प्रेशर क्या है वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें मैं लिख के मतलब छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई मैं दे दूंगा आपको, तो सही रहेगा। देखो क्या है, पल्स रेट कितना आसान होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए जितनी बार हृदय धड़क रहा है ना, लगभग उसी के बराबर पल्स रेट होता है। अगर आपका 70 बार हृदय धड़क रहा है तो 70 के बराबर ही आपका पल्स रेट होगा। 50 बार हृदय धड़क रहा है तो 50 के आसपास ही आपका पल्स रेट आएगा। हृदय की धड़कन के बराबर ही आपका पल्स रेट होता है, समझे? अच्छा, अगर पल्स रेट ना कहूं और पल्स प्रेशर की बात करूं, बिल्कुल पल्स प्रेशर भी ब्लड प्रेशर की तरह होता है। सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की तरह होता है। भाई पल्स रेट हार्ट रेट की तरह होता है, जितनी बार हृदय धड़कन है लगभग उसी के आसपास आपका पल्स रेट है। तो पल्स प्रेशर भी ब्लड प्रेशर के जैसा ही होता है, लगभग सेम बराबर। वही फॉर्मूला भी आपके सामने है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। समझे? सिस्टोलिक कितना हुआ 120 माइनस डायस्टोलिक 80, तो आपका आएगा पल्स प्रेशर 40 mmHg। है ना आसान? बोलो। यस सर। मजेदार? सर बहुत। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इसको याद कर